get them on board with a possible U.S. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Why is नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं आपके पास एक और नया एपिसोड लेके आया हूँ। ये दिलचस्प है क्योंकि इसमें मैं यूरोप के ऊपर जो मंडराता हुआ खतरा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपने जो अभी वीडियो देखा वो डोनाल्ड ट्रंप का था, जिसमें वो कह रहे हैं कि या तो आसानी से या मुश्किल से ग्रीनलैंड में लेके रहूंगा, क्योंकि ये पोलराइज कैप्स मेल्ट हो रही है आर्कटिक में, और वहां पे जो सी का पैसेज है वो खुल जाएगा। एंड क्योंकि वो सी का पैसेजेस वहां पे खुल जाएंगे तो रशिया और चाइना वहां पे काबिज हो जाएंगे कुछ इलाके पे, तो मैं ये होने नहीं दूंगा। और अब ये सच्ची बात है या एक बहाना है कि उनको भी ग्रीनलैंड की मिनरल्स और रेयर अर्थ्स और वो सब कुछ चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि कुछ एक उनका पर्सनल एम्बिशन भी है, वो अपनी एक विरासत, एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। जैसे और प्रेसिडेंट्स ने बढ़ाया था अमेरिका को, जैसे पुतिन ने कोशिश करी यूक्रेन में, नाकामयाब, अपनी एक लेगेसी छोड़ने की, क्योंकि वो रशिया को बहुत भारी पड़ी है, और उसके बारे में मैं आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगा। पर अभी ये यूरोप के लिए बहुत परेशानियां खड़ा कर रहा है। यूरोप के लीडर बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि जब नेटो शुरू हुआ था 1949 में, तो वो इसलिए शुरू हुआ था कि 3 मकसदों से: कीप द रशियंस आउट, रशियंस को बाहर रखना है; कीप जर्मनी डाउन, जर्मनी को दबा के रखना है; और तीसरा, कीप द अमेरिकन्स इन, यानी अमेरिका को इन्वॉल्व करके रखना है यूरोप में, ताकि फिर से यूरोपियंस के बीच में जंग ना हो और रूस से भी खतरा ना हो, सोवियत यूनियन से उस जमाने में। तब उसके एक ऑब्जेक्टिव में तो अब कोई दम नहीं रहा, यानी कि जर्मनी को नीचे नहीं रखना है, क्योंकि जर्मनी अब एक इक्वल पार्टनर बन गया है यूरोप में, और लिबरल डेमोक्रेसी बन गया है, वो किसी को उससे इतना खतरा नहीं है। बाकी 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, पर उनमें से दोनों में मुश्किल आते आ रही है। पहली तो ये मुश्किल है कि देखिए, अगर ट्रंप यानी कि अगर कोई एक नेटो कंट्री दूसरे नेटो कंट्री पे हमला करता है और ऐसा होता है कि ग्रीनलैंड में अमेरिका घुस जाता है, तो ऐसा तो पहले कभी सोचा नहीं किसी ने, ना नेटो सरवाइव कर पाएगा वो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका जो है वो घुसेगा नहीं अंदर, क्योंकि यूरोप खुद ही मान जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यूरोप के पास पहली बात तो ताकत नहीं है अमेरिका को रोकने की, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूरोप इस अलायंस को टूटते हुए देखना नहीं चाहता। क्यों? वही एक वजह है जिसकी वजह से यूरोपियन लीडर ट्रंप के सामने स्कूल के बच्चों की तरह खड़े रहते हैं, जैसे मास्टर के सामने खड़े रहते हैं, उसी तरह से गिड़गिड़ाते रहते हैं उनके सामने। वो ये नहीं चाहते कि कभी ऐसा वक्त आए कि अमेरिका चला जाए और रूस हम पे हावी हो जाए। अब उसकी वजह ये है कि यूरोपियन लीडरों ने और यूरोप ने कभी भी पिछले 30 साल में कोई खास पैसा अपनी सुरक्षा पे खर्च नहीं किया, अपनी हिफाजत पे खर्च नहीं किया। यानी कि यूरोप में ज्यादातर कंट्रीज का डिफेंस एक्सपेंडिचर 1.5% रहता था जीडीपी का, सिर्फ यूके का 2% के करीब रहता था। अब धमकियों के बाद पहले ओबामा की और फिर ट्रंप की, इन्होंने कुछ कंट्रीज अपना 2% तक ले आए हैं, और कुछ जो ईस्टर्न यूरोपियन की कंट्रीज हैं वो डर के, रशिया से डर के उन्होंने 3% तक कर लिया। पर ओवरऑल अब भी काफी लो है डिफेंस एक्सपेंडिचर। उसकी वजह से यूरोप कमजोर है इस वक्त, और यूरोप में ये हुआ कि
कोल्ड वॉर के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि पीस डिविडेंड होगा, हम ये पैसा जो है अपनी वेलफेयर पे खर्च करेंगे, हम ये पैसा जो है मिलिट्री पे ज़रूरत नहीं है, और पब्लिक भी, वहाँ के वोटर भी इसी के फेवर में थे, और अमेरिका भी ये एनकरेज कर रहा था। 1990s में अमेरिका चाहता था, वहाँ के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, बुश, ये वो चाहते थे कि यूरोप जो है वो डिपेंडेंट रहे हमारे ऊपर। और उसके बाद से अमेरिकन प्रेसिडेंट लगातार कहते रहे, कम से कम ओबामा के टाइम से, बल्कि बुश जूनियर के टाइम से भी, कि आप अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, पर ये मान नहीं रहे थे। क्योंकि इनकी इकोनॉमीज एक तो ग्रो नहीं कर रही हैं बहुत सालों से, बहुत ही लो रेट पे ग्रो कर रही हैं, और कुछ तो बिल्कुल स्टैग्नेंट है। मिसाल के तौर पे यूके बिल्कुल स्टैग्नेंट है, ज़ीरो पे ही है तकरीबन जब से ब्रेक्सिट हुआ है। अब तो जर्मनी भी बिल्कुल ज़ीरो के करीब स्टैग्नेंट है, क्योंकि जो चीप उसको रशियन एनर्जी मिलती थी वो खत्म हो गया। तो यूरोप ग्रो नहीं कर रहा है। अगर आपकी पाई ग्रो नहीं कर रही तो आप उसको डिफेंस में भी खर्च नहीं कर सकते, और आपको अपना वेलफेयर कुछ घटाना पड़ेगा अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। दूसरी बात ये थी, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ थी, तो इस वजह से यूरोप ग्रो कर नहीं रहा। अब पर अब संकट आ गया है, और संकट के वक़्त तो फिर आदमी पे चौकन्ने हो ही जाता है। तो कुछ हद तक यूरोप ने अपना स्पीड अप किया है, पर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो 1 या 2 या 5 साल में भी बन नहीं पाती हैं। उनको कम से कम 10, 15, 20 साल चाहिए। तो यूरोप को अभी वक़्त लगेगा अपने डिफेंस में इंडिपेंडेंट होने का। मैं अभी इस विषय पे लौटूँगा कि यूरोप कैसे अपने अ, डिफेंस को कर सकता है, और क्या उसमें मुश्किल आएँगी। पर मैं आपको उससे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं मीयरशाइमर जो है प्रोफ़ेसर मीयरशाइमर, उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूरोप बहुत मुसीबत में है और रशिया हावी हो जाएगा। मेरे ख़्याल से ये जो पूरी यूक्रेन की वॉर थी और इस सब में सबसे बड़ा लूज़र रशिया रहा है। और मैं बताऊँगा किस तरह से रशिया लूज़र रहा, एक अलग वीडियो पूरा बनाऊँगा। तो यूरोप को इस वक़्त सिर्फ़ अ, कुछ ब्रिजिंग के लिए टाइम चाहिए। यानी कि रशिया तो कमज़ोर हो ही रहा है। रशिया का जीडीपी स्टैग्नेंट है, जो थोड़ा बहुत बढ़ा है वो सिर्फ़ इसलिए कि वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। वरना यूरोप की रशिया की जो अ, रशिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो थोड़ा बहुत बढ़ा है, वो उसी से उसका जीडीपी बढ़ा है। वरना ओवरऑल कंज़म्पशन रशियन इकोनॉमी में नीचे गया है। नॉन मिलिट्री एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में नीचे गया है, एंड रशिया की पॉपुलेशन भी घट रही है, और रशिया का इन्फ्लुएंस भी खत्म हो रहा है, क्योंकि उसकी ताकत इतनी ज़्यादा चुस गई यूक्रेन में। तो मिसाल के तौर पे सेंट्रल एशियन पावर्स उसकी बात सुन नहीं रही, चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ गया। मिसाल के तौर पे कॉकस में, अज़रबैजान, आर्मेनिया में भी उसकी पावर कम हो गई। तुर्की की और इन सब मुल्कों की ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पे इन्फ्लुएंस। और ईस्टर्न यूरोप में सिर्फ़ ये डर है कि रशिया कुछ गड़बड़ ना करे। पर वैसे जो रशिया की एक इज़्ज़त थी और साख़ थी, वो कमज़ोर हो गई है। अब अमेरिका जो है मेरी राय में, वो यूरोप से दूर होता ही जाएगा। अब यूरोप के पास अमेरिका को रोकने का ये कोई विचार नहीं है। अब कोई अ, ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल रीज़न्स हैं। ये सिर्फ़ ये ट्रम्प नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल रीज़न ये है कि अमेरिका जब यूरोप में कमिटेड था कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो वो इसलिए था कि दुनिया में 2 ही बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर थे उस वक़्त। एक यूरोप और एक नॉर्थ अमेरिका, और अगर आप उनको कंट्रोल करते थे तो आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते थे, और एक एरिया था रिसोर्सेज का, मिडल ईस्ट, अगर उसको आप कंट्रोल कर सकते थे, इन 3 एरियाज़ को, तो आप मोर और लेस पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकते थे। पर हल्के-हल्के 1970s ऑनवर्ड्स ईस्ट एशिया की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। पहले जापान इंडस्ट्रियलाइज़ हो गया पूरी तरह से, फिर साउथ कोरिया, ताइवान और मुल्क, और फिर 1990s ऑनवर्ड्स जो है वो चीन हो गया है बहुत ज़्यादा ताकतवर। और चीन की इंडस्ट्रियल बेस जैसे बढ़ी, तो उससे पूरा ईस्ट एशिया जो है वो खतरे में आया है, क्योंकि बाकी ईस्ट एशिया जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, और अमेरिका उसको खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। अगर वो चीन के इतने करीब है कि अगर चीन अपना फैलाव करेगा तो उनको अपने एरिया में ले लेगा, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं, अपने इलाके में, और अमेरिका ये अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एरिया जो है अब वो यूरोप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है इकोनॉमिकली। टोटल जीडीपी और टोटल टेक्नोलॉजी जो चीन में है, ईस्ट एशिया में, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू यूरोप।
तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूएस अपनी फोर्सेस वहां शिफ्ट करना चाह रहा है ओबामा के टाइम से, पिवट टू एशिया जिसे कहते हैं। तो स्ट्रक्चरली यूरोप इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, तो हल्के हल्के यूएस जो है वो वहां से विड्रॉ करेगा, चाहे कितनी भी कल्चरल और पुरानी ताल्लुकात रहे हों, वो उसको रोक नहीं पाएंगे। उसके ऊपर सोने पे सुहागा है ट्रंप की पर्सनैलिटी, जिसको लगता है कि यूरोपियंस हमें चूस रहे हैं, हमारा सारा माल ले गए, हमसे खर्चा करवाते हैं, खुद खर्च नहीं करते हैं, हमसे डिफेंस पे और यूक्रेन में खर्चा करवाते हैं। और फिर कुछ ये भी है कि उनकी जो राइट विंग आइडियोलॉजी है, अमेरिका फर्स्ट वाले जो लोग हैं, वो यूरोपियन लिबरलिज्म, यूरोप की पॉलिटिक्स को नीचे देखते हैं, घटिया मानते हैं कि देखो इन लोगों ने अपनी कौम, अपनी नस्ल, अपनी रेस के लिए कुछ किया नहीं और इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स और इतने ज़्यादा लिबरल हो गए हैं कि ये सब बातें गलत हैं, बट वो ये मानते हैं और इतने ज़्यादा आराम पसंद हो गए हैं कि अपने वेलफेयर पे खर्च करते हैं सिर्फ और हमें ठगते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। ये आप कह सकते हैं कि हाँ, वेलफेयर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, पर ओवरऑल बाकी बातों में दम है नहीं। पर तो ट्रंप का रवैया या उनकी जो पार्टी का रवैया है, वो हो सकता है आगे जाके कुछ बदल जाए, पर स्ट्रक्चरल रीज़न्स तो नहीं बदलेंगे। और दूसरी बात ये है कि कुछ अमेरिकन पब्लिक भी ये चाह रही है कि उसके ऊपर खर्चा किया जाए बाहर की बजाय। तो मुश्किल ही लग रहा है कि ट्रंप के जाने के बाद भी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी यूरोप के लिए, ऐसा मुश्किल लग रहा है। और अमेरिका और यूरोप के बीच में दरार आनी एक तरह से, जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, इनेविटेबल है, लाज़मी है। और आप ये देखेंगे कि यूरोप जो इतनी असल में ताकत रखता है, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि यूरोप इतना क्यों घबरा है। वो सिर्फ इसलिए घबरा रहा है क्योंकि गैप है अभी डिफेंस कैपेबिलिटीज बिल्डअप करने में। पर वैसे यूरोप की ताकत अगर आप देखें, तो यूरोप का, चाहे आप पर कैपिटा इनकम देख लें, चाहे टोटल जीडीपी देख लें, यूरोप का टोटल जीडीपी तकरीबन 26 ट्रिलियन है। यानी कि रशिया का 2.4 ट्रिलियन है। यानी कि यूरोप, यूरोप को मैं यूके भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ईयू प्लस यूके, उसका जीडीपी रूस का 10 गुना से भी ज्यादा है, 11 गुना है तकरीबन। और तो वो क्यों डरे? अमेरिका से कम है, अमेरिका का 31 ट्रिलियन है। पर कैपिटा इनकम पे भी यूरोप की पर कैपिटा इनकम $45,000 है, रशिया की सिर्फ 17,000, $17,000। तो कहाँ 45,000, कहाँ 17,000। ऑफ कोर्स अमेरिका की तो बहुत ज्यादा है, 90,000 है, पर यूरोप की भी डबल है पर कैपिटा। पर अमेरिका की पॉपुलेशन कम है, अमेरिका की पॉपुलेशन 34 करोड़ है। यूरोप की पॉपुलेशन जो है 52 करोड़ है, उससे काफी ज्यादा है। और रूस की पॉपुलेशन सिर्फ 14 करोड़ है। तो कहाँ 14.5 करोड़ और कहाँ 52 करोड़ की पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन में वो 3.5 गुना है रशिया का, यूरोप। पर कैपिटा इनकम पे भी मैंने आपको दिखा दिया, कहाँ 17 और कहाँ 45, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 गुना है, 2.5 गुना तो है ही। टोटल जीडीपी पे मैंने आपको दिखा दिया कि 10 गुना है यूरोप रशिया का, ठीक है। डिफेंस स्पेंडिंग में भी अच्छा खासा फर्क है। पूरी यूरोप की डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो रूस से तो तकरीबन तिगनी है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में तीनों है। सबसे ज्यादा अमेरिका की 950 बिलियन, 900 बिलियन, 950 ऐसे करके। तो इस साल 1 ट्रिलियन ही हो जाएगी। उससे समझिए 30% कम है यूरोप की, 650 बिलियन के आसपास रहती है। और उससे बहुत कम है रशिया की, 180 बिलियन है सिर्फ। तो डिफेंस स्पेंडिंग में भी ऐसा नहीं है कि रशिया ज्यादा है। रशिया ने बस ये कर लिया है कि बहुत अरसे तक खर्च किया डिफेंस पे, यानी सोवियत यूनियन के टाइम से। तो उसके पास एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री है वेपन्स की, और ऑफ कोर्स न्यूक्लियर वेपन्स है। पर यूरोप में भी दो पावर्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, फ्रांस और यूके। तो ऐसा नहीं है कि वो मुकाबला आगे जाके नहीं कर पाएंगे, पर उनको वक्त चाहिए, ये विंडो पूरी करनी है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि यूरोप ही सबसे बड़ा लूजर है, बल्कि मेरी राय में इस यूक्रेन वॉर से सबसे बड़ा लूजर जो है वो रशिया है।
अब लोग कह रहे हैं, जैसे मियर शाइमर जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, यूरोप सबसे बड़ा लूजर है। उनका ये कहना है कि देखो यूरोप लड़ा। मियर शाइमर एक बहुत फेमस जॉन मियर शाइमर प्रोफेसर है शिकागो यूनिवर्सिटी में, आईआर के मशहूर पूरी दुनिया में। उनका कहना ये है कि देखो हम रूस को गुस्सा नहीं दिलाना था, रूस बहुत सुपर पावर है और बहुत बड़ी गलती करी जो नेटो या ईयू ने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया और आपने उनको नाराज कर दिया ये वो। तो जब तक बाइडेन यानी अमेरिका इन्वॉल्व था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूक्रेन लड़ रहा था आराम से रशिया के साथ, हालांकि इतना छोटा मुल्क है, पॉपुलेशन में तो 1/3 भी नहीं है रशिया का, और जीडीपी में भी एरिया रशिया का बहुत ज्यादा है, पर एरिया से कुछ ज्यादा होता नहीं। पर बाइडेन के जाने से, क्योंकि ट्रंप का बिलीफ ये था कि हम क्यों दें, और बात सही भी है, वो प्रॉब्लम जो है वो यूरोप की प्रॉब्लम है, यानी कि रूस जो है वो यूरोप के बॉर्डर पे है और उसके बॉर्डर के ही मुल्क पे हमला किया है, तो यूरोप को ही डील करना चाहिए। अमेरिका क्यों जाके वहां पैसे खर्च करे और खर्च करे। रूस को इतनी बड़ी अब थ्रेट भी नहीं रही, जैसे मैं बताया सिर्फ 2.4 ट्रिलियन जीडीपी है, तो कोई थ्रेट भी नहीं है इतनी बड़ी अमेरिका को। तो वो कहते थे तुम ज्यादा खर्च करो, और अगर हम खर्च करेंगे तो हम सिर्फ थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस पे खर्च करेंगे, हम आपके सैटेलाइट्स इंफॉर्मेशन और ये सब कम्युनिकेशन पे, बाकी आप खर्च करो और उसका भी हमें दो कुछ, और हथियार चाहिए तो हमसे खरीदो यूरोप को। पर यूरोप जो है वो अभी तलक, जिसे कहते हैं, इट हैज नॉट गॉट इट्स एक्ट टुगेदर, अभी तलक वो पूरी तरह से समझ नहीं रहे हैं कितना ज्यादा खतरा है, और पूरी तरह से उन्होंने खर्चा तो बढ़ाया है अपना डिफेंस का, पर उस हिसाब से नहीं कि पूरी तरह से अमेरिका को रिप्लेस कर दें यूरोप के अंदर भी, उसके डिफेंस में और यूक्रेन की जंग में भी। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन कुछ हारती हुई सूरत में है, और कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज होगा जिसमें यूरोप जो है वो यूक्रेन के साथ तो खड़ा है और मदद तो कर रहा है, पर यूक्रेन को थोड़ा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे जो पहले नहीं लग रहे थे करने पड़ेंगे। तो ट्रम्प जो है वो चाहे खर्चे की वजह से और अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से, या उनको लगता है कि यूरोपियंस हमारा फायदा उठाते हैं, या हो सकता है इसलिए कि वो स्ट्रॉन्ग मैन को एडमायर करते हैं, एक तरह से वो पुतिन को एडमायर करते हैं, इसलिए वो यूक्रेन की जंग में अब और आगे नहीं बढ़ना चाहते। पर उसका मतलब ये नहीं है जैसे मीर शाह में कहते हैं कि रशिया जीत गया, ऐसा नहीं है। हारेगा रशिया ही, और हार भी गया है, क्योंकि आपको पता है कैजुअलिटीज में रशिया की जो है वो दुगनी तिगनी कैजुअलिटीज है यूक्रेन के मुकाबले, मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज हैं। डेथ काउंट एग्जैक्ट तो पता नहीं, बट 1 मिलियन के ऊपर है रशियन, एंड कैजुअलिटीज यानी कि इंजर्ड मिला के 3 मिलियन के ऊपर है, तो यानी कि 30 लाख के करीब। छोटा सा मुल्क है, उसकी फौज भी इतनी बड़ी नहीं है, और उसमें इतने लोगों का मरना, 10 लाख के ऊपर लोगों का मरना, 30 लाख के ऊपर लोगों का घायल होना, 20 लाख लोगों का घायल होना, टोटल कैजुअलिटीज में घायल और मृत्यु दोनों मिलाई जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है। यूरोप रशिया अपना तेल नहीं बेच पा रहा ज्यादातर दुनिया में, चीन के अलावा। चीन भी बहुत ही लो प्राइस पे खरीद रहा है हमसे। रशिया गैस भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा ज्यादातर, और पूरा रशियन मार्केट जो है वो चीन ने कैप्चर कर लिया, पूरा सेंट्रल एशिया का मार्केट चीन ने कैप्चर कर लिया, पूरा सेंट्रल एशिया का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चीन का हो गया है। सेंट्रल एशिया जो रशिया का बैक वाटर होता था वो चीन का बैक वाटर बन गया, बैकयार्ड। और इसी तरह से आपने देखा अजरबैजान अर्मेनिया की जंग में क्या हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे रशिया मैटर ही नहीं करता, हालांकि पहले वो दोनों पे हावी होता था। इसी तरह से कजाकिस्तान तक बात नहीं सुन रहा रशिया की, जो बिल्कुल एक पिट्ठू की तरह था रशिया का, और यूक्रेन तो निकल ही गया, सिर्फ बेलोरूसिया बचा है आपकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। तो और आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, आपका आप किसी टेक्नोलॉजी में लीडर नहीं रहे। आप मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बल्कि मैं आपसे एक और प्रेडिक्शन करता हूँ कि रशिया पुतिन के बाद शायद टुकड़ों में बढ़ जाए। ये एक थ्योरी है आईआर में कि जब एक फेलिंग स्टेट होती है
तो उसका पार्टीशनिंग किस तरह से होता है, और मैं आपको बताऊँगा कि रशिया के लिए क्यों ये आसार ख़ास तौर से खतरनाक लग रहा है। तो मेरा ये मानना नहीं है, जैसे मीरशाइमर का, कि रशिया जीत गया ये जंग। मुझे लग रहा है कि एक्चुअली रशिया सबसे बड़ा लूज़र है इसमें। पर एक गैप पीरियड है जिसमें यूरोप को सहारा चाहिए, और इसीलिए वो अ, अमेरिका के सामने, ट्रम्प के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ग्रीनलैंड का मसला जो अभी बड़ा लग रहा है, ये है भी मतलब बड़ा, पर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ट्रम्प को जो चाहते हैं मोर और लेस मिल जाएगा, क्योंकि यूरोपियंस कमज़ोर हैं इस वक़्त। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस दुनिया में एक ही गुनाह है, कमज़ोर होना। शुक्रिया।